आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, और जिसमें कि आईपीओ बाजार पर लगातार हम आपको पूरा 360 डिग्री व्यू देते हैं। ब्रोकर क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, इसके अलावा ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा लेकर के हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, काफ़ी दिनों बाद इतनी हरियाली देखने को मिल रही है, बाजार में तो है ही है, लेकिन आईपीओ बाजार में भी मेला लगा हुआ है। शुरू कहाँ से करेंगे आज? जी बिल्कुल, और शुरू करना यहाँ पे एक बड़ा सवाल था, क्योंकि देखिए बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में 4 आईपीओ को कोशिश करेंगे कवर करने की। पहला एसडीबी फाइनेंशियल, दूसरा यहाँ पे कल्पतरू की बात करें लिमिटेड, तीसरा यहाँ पे एलन बेरी और चौथा यहाँ पे ग्लोब सिविल। तो सबसे पहले कल्पतरू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कल्पतरू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए आज से खुल चुका है। अगर आप देखें तो थर्सडे को ये बंद होता दिखेगा 26 जून को, अलॉटमेंट फ्राइडे को होगा 27 जून को, और लिस्टिंग जो डेट है वो है 1 जुलाई मंगलवार को। इसके बिजनेस मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बेसिकली देखिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करती रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है, और करीब करीब ये जो स्टैब्लिश हुई है 1988 में स्टैब्लिश हुई है। 31 मार्च 2024 तक आप ये देखिए इसने करीब 70 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, और अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके 40 के आसपास हैं। प्राइस बैंड की बात करते हैं, देखिए 387 से लेकर 414 रुपए प्रति शेयर के भाव प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट में 36 शेयर्स होंगे, और टोटल इशू साइज की अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब 3.84 करोड़ शेयर्स हैं यहाँ पे, और इसकी अगर वर्थ देखें तो आप करीब 1590 करोड़ हो जाती है। तो इसमें ओएफएस की गुंजाइश नहीं है, एकदम फ्रेश इशू है यहाँ पे। आप ये देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री इशू में 100% थी, और पोस्ट इशू के बाद ये 81.3% रह जाएगी। इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें हम लोग एक बार दिखाएं यहाँ पर, तो आप देखिए एसेट्स की अगर बात करें तो 2022 में ये 13,410 करोड़ थे, 2023 में ये घटकर 12,540 करोड़ हुए, और यहाँ पर 2024 में 13,870 से करोड़ से आगे निकलते देखिए। रेवेन्यू के मोर्चे में बात करें यहाँ पर तो 2022 में 1,248 करोड़ था, 2023 में 3,716 करोड़ हुआ, यानी कि बड़ा, और फिर घट गया यहाँ पर 2024 में 2,000 करोड़ के आसपास पहुंचते दिखा। अब आप ये ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एबिटा, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप 2022 में 125 करोड़ का यहाँ पे नुकसान घाटा देखने को मिला, ये बड़ा, फिर 2023 में 229 करोड़ हुआ, और 2024 में आके घटा, लेकिन फिर भी 116 करोड़ के आसपास है। एबिटा के मोर्चे पर आप देखें 35 करोड़ का घाटा 2022 में, 2023 में 49 करोड़ के घाटा, और एबिटा की बात करें, और 2024 में 78 करोड़ माइनस नीचे चल रहा है यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई पहले कल्पतरू की, और मैं इसको आपको बता दूं कि ग्रे मार्केट में ये करीब 1.25% के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 4 रुपए 5 रुपए अपर प्राइस बैंड के ऊपर, 4-5 रुपए। चलिए पूछते हैं कल्पतरू की एक जो पेरेंट कंपनी है, पहले से लिस्टेड है बाजार में। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि आज तो मैम आपकी बड़ी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि आईपीओ बाजार पे तो आपकी बहुत पैनी निगाह रहती है, हर कोई आपसे राय जानना चाहता है। तो इतने व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकाला, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी कल्पतरू पे? जी बिल्कुल जी, यही एक कारण है कि व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक साथ 6 आईपीओ इस हफ्ते हमको मेन बोर्ड में देखने को मिल रहे हैं। एसएमई आईपीओ को तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया उसमें। तो अब अगर मैं कल्पतरू की बात करूं तो बिल्कुल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, एमएमआर, मुंबई एमएमआर और पुणे रीजन्स में मेनली फोकस्ड है। 80% जो इनका पूरा पोर्टफोलियो है वो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट से आता है। 95% रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ये बनाते हैं। अब अगर मैं इसमें पॉजिटिव्स की बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी का ब्रांड नेम काफी सॉलिड है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी काफी पुरानी भी है, लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स में अभी भी मजबूती नहीं है, और इसी वजह से हमारी सलाह ये है कि अभी इस आईपीओ में थोड़ा वेट कर लीजिए, लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद इनके रिजल्ट्स आने दीजिए, फिर इसमें कोई यहाँ पे लेने की राय रहेगी। अभी हमारी राय यही है कि अभी इसमें वेट करना चाहिए, इसमें अभी सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि अभी भी लॉसेस हैं इसमें। ऑल्दो हमें पता है कि लॉसेस के कुछ कारण हैं, क्योंकि एक तो बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है कंपनी की, और दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने पहले ही किए थे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो 3-4 साल 1-2 साल पहले, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी बोरोइंग्स इन्होंने यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन आगे जाके रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग होगा, जो कि सीधा बॉटम लाइन में ऐड होगा। लेकिन ये सब चीजों में एक बार मैं वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी। देखते हैं किस तरह से कंपनी इन सब चीजों में अपना यहाँ पे एक ऑपरेशन दिखाती है, और फाइनेंशियल्स में कितनी मजबूती और आगे आती है। इसलिए अभी हमारी सलाह यही है कि रुक जाइए, अभी नहीं लगाइए, लिस्टिंग होने के बाद इसके नतीजे आने दीजिए, उसके बाद फिर इसमें कोई एक रुख बनाएंगे।
ठीक है, उसके बाद ही कोई व्यू बनाइए, अभी रहने दीजिए, अवॉइड कीजिए। अपर सर्किट भी कह रहे हैं सर कल्पतरु पे। सर विपुल जी, मैम की राय दिला दीजिए वैल्यूएशन को लेकर के। तो मैम वैल्यूएशन महंगी लग रही है आपको, क्या वैल्यूएशन है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन महंगी हो जाती है क्योंकि इतने सालों से लॉसेस में थे, 9 महीने में ही यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करी है। तो उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो इनकी जो लिस्टेड स्पेस के पेयर्स हैं उसमें वैल्यूएशंस भी महंगे होते हैं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिनके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ मैं सिर्फ प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो की बात करूँ तो वैल्यूएशन महंगे लगते हैं। ठीक है, तो ये बात कल्पतरु पे लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी, अगले आईपीओ को लेकर के हर्ष के पास चलते हैं, और कुल समय सीमा जो हमारे पास है हर्ष जी वो है 10 मिनट की, क्योंकि मैम को थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम है आज का। तो शुरू करें अगली कंपनी, अगला आईपीओ लेकर के जी। बिल्कुल, और इसलिए सर मैंने फाइनेंशियल्स को बहुत ज्यादा नहीं लिया, पहली बार में लिया था क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके अपने आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। जी जी जी। लेकिन ये है कि व्यू आस्था जी का आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी बताइए क्या है अगला जो है यहाँ पे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। आज से खुल गया ये आईपीओ और वही सेम तारीखें हैं, क्योंकि जून 26 को यानी कि थर्सडे को ये बंद होता दिखेगा, अलॉटमेंट फ्राइडे को 27 जून को तो दिखेगी, और लिस्टिंग डेट जो है वो मंगलवार जुलाई 1 को होगा। अब इसके प्राइस बैंड की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। प्राइस बैंड जो है 67 से लेकर 71 रुपए प्रति शेयर के भाव, और यही सबसे बड़ी दिलचस्पी यहाँ पर निवेशक ले रहे हैं क्योंकि प्राइस बैंड जो है वो छोटा है। यहाँ पर लॉट साइज देखिए 211 शेयरों का है, यहाँ पर टोटल इशू साइज जो है 1,67 लाख शेयरों का है, और जो वर्थ आप देखें इस पूरे आईपीओ की साइज तो 119 करोड़ के आसपास है। फ्रेश इशू जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ये फ्रेश इशू है यहाँ पर। और अगर होल्डिंग की बात करें प्रमोटर की तो 88.14% थी, और आफ्टर इशू के बाद ये 63.43% हो जाएगी। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो कंपनी है 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ईपीसी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और अभी तक यहाँ पर अगर आप देखें तो 37 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, ऑनगोइंग 12 हैं, और अगर आप अगस्त 2024 तक देखें तो करीब करीब 900 करोड़ का इनकी ऑर्डर बुक दिख रही है। मैम अगला आईपीओ ग्लोब सिविल को लेकर के क्या व्यू है आपका, अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, ऑर्डर बुक अच्छी है और इसमें हम जो बुक टू बिल रेशियो देखते हैं वो तकरीबन 3 गुना है, यानी कि जो भी सेल्स है उसके हिसाब से 3 गुना इनकी ऑर्डर बुक अभी के टाइम पे है। वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए तो फाइनेंशियल्स में तो मजबूती हमें देखने को मिल रही है, और वैल्यूएशन भी इन्होंने ठीक ठाक की है क्योंकि 17 या 18 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। लेकिन नेगेटिव क्या है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो लेकिन इसमें एक और बात देखने वाली है कि इशू का साइज बहुत छोटा है, तकरीबन 119 करोड़ का इशू का साइज है। तो ये जो छोटे साइज के इश्यूज होते हैं इसमें लिस्टिंग देख के दिन अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा हुआ, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं, तो वहां पे एक प्रीमियम भी हमें देखने को मिल जाता है कभी कभार। तो सभी फैक्टर्स को मिला के सलाह ये रहेगी कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग डे के हिसाब से लगाइए, नहीं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। तो ये इसमें सिर्फ मैक्रो उस दिन कैसे रहेंगे उस पे लिस्टिंग बहुत कुछ डिपेंड करेगी। तो रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ये लिस्टिंग डे के दिन भी एक गेन दिखा सकती है, अगर मैक्रो यहाँ पे यानी कि ग्लोबल का मूड माहौल अच्छा रहा तो मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा। तो अगर मैम जो बहुत रिस्की भी नहीं है, बहुत सामान्य वो हैं निवेशक, उनको पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, क्या मतलब क्या सलाह है आपकी? तो फिर मेरे हिसाब से एक बार वेट एंड वॉच कर लीजिए। वैसे भी इसमें अलॉटमेंट के चांसेस बेहद कम होंगे क्योंकि बहुत छोटे साइज का इशू है। देखिए अभी के जो आईपीओज आ रहे हैं, इनफैक्ट जो पास्ट की लिस्टिंग्स हुई हैं विपुल जी, उसमें भी कोई बहुत धमाकेदार लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसके साथ एक ही पॉइंट हो सकता है कि ये छोटे साइज का इशू है। तो छोटे साइज के इशू में अमूमन हमने देखा है कि लिस्टिंग कभी कभार अच्छी हो जाती है। तो वो इसी चक्कर में मैं सिर्फ रिस्क लेने वाले हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता है तो लगाइए, नहीं तो फिर इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए और रहने दीजिए। थोड़ा जोखिम लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो रहने दीजिए, छाने दीजिए। अगली आईपीओ पे तब जाएं उसकी तरफ, उससे पहले धीरज गुप्ता जी हमारे एक व्यूअर हैं, कह रहे हैं आई एम रेगुलर व्यूअर फ्रॉम कानपुर। और मैम एक अभी हाल ही में एक आईपीओ आया था, करारा हुआ आईपीओ अलॉटमेंट कह रहे हैं कि ये इनको हुआ था, और इसमें जो है 40% ये लॉस में है। कह रहे हैं कि आस्था मैम आईपीओ की बड़ी एनालिस्ट हैं, उनसे सलाह दीजिए, दिलवा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपने ये ट्रैक किया हो करारो आईपीओ पे, कोई टिप्पणी आपकी क्या रहेगी मैम? जी बिल्कुल, देखिए करारो इंडिया का आईपीओ जब आया था तभी भी मेरी सलाह यही थी। हमने बहुत सारे आईपीओस की झड़ी भी उस टाइम पे लगी थी, मुझे अच्छे से याद आता है। और ये तो अभी दिसंबर की ही बात है, तो दिसंबर 2024 में लिस्ट हुआ था, तभी हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं थे इस आईपीओ से।
तो अभी तो इन्होंने रखा हुआ है, होल्ड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद का तो हिस्ट्री काफी हो गई है। और अभी चार्ट्स के हिसाब से मैं ज्यादा स्टडी कर सकती हूँ, मेरे पास डेटा भी आ गया है, 6 महीने का डेटा है। तो अभी सिर्फ आप सर होल्ड करिए। पहला टारगेट इसमें मुझे लगता है, क्योंकि 432 पे चल रहा है, 470 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। बाकी उस टाइम भी हम इस आईपीओ में मतलब पॉजिटिव नहीं थे। तो धीरज बाबू, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। अभी होल्ड करने की ही सलाह है। उस समय अगर आपने राय सुनी होती मैम की तो शायद आप अभी लॉस में नहीं होते। चलिए अगली कंपनी के लिए, अगली आईपीओ के लिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगला आईपीओ कौन सा है? जी, अगले आईपीओ जो है एलन बैरी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और इससे पहले मैं आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया तो 1973 में ये स्टैब्लिश हुई कंपनी। बेसिकली प्रोडक्शन और सप्लाई करती है गैसेस की। आप इसमें तमाम तरह की गैसेस देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल गैस हो यहाँ पे या फिर और जो स्पेशलाइज गैस होती है उसमें सप्लाई और प्रोडक्शन करती है। इसमें ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया और नाइट्रोजन हो गया, तो तमाम तरह की गैसेस होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि इनके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े, डॉक्टर रेड्डीज़ की बात कर लें आप, लॉरस लैब्स की बात कर लें, जुपिटर वैगन्स की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, तो तमाम कंपनियां जो हैं इसकी क्लाइंट हैं यहाँ पर। आप देखिए वही सेम स्थिति है यहाँ पर भी। आज खुल रहा है, आज खुल गया है जून 26 को ये बंद होगा। अलॉटमेंट 27 जून को फ्राइडे को होने जा रही है और लिस्टिंग डेट जो है 1 जुलाई को होगी। अब इसके हम लोग प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस बैंड जो है 380 से लेकर 400 रुपये प्रति शेयर के भाव है। यहाँ पे लॉट साइज की बात करें तो 37 शेयरों का लॉट साइज है। टोटल इशू साइज की बात करें तो करीब 852 करोड़ का है। फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों है। और यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल है वो ज़्यादा है, करीब 452 करोड़ का, जबकि जो फ्रेश इशू है वो 400 करोड़ के आसपास का है। चले एलन बैरी पर भी अपर जी, सर्कट जी और एक दो दर्शकों की टिप्पणी आई थी कि दिलवा दीजिए राय मैम की। तो मैम क्या राय रहेगी, और वैल्यूएशन के लिहाज से और बाकी लिहाज से आपके पैरामीटर में क्या ये आईपीओ ऐसा है जिसमें पैसे लगाए जाए? देखिए, ये भी मुझे ठीक ठाक आईपीओ लग रहा है। जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ वैसा नहीं है, एक एवरेज आईपीओ ये लगता है। बिल्कुल ये देखा जाए तो इंडस्ट्रियल गैसेस में है और अभी इनके मार्जिन्स काफी अच्छे इंप्रूव हो गए, क्योंकि आर्गन गैस जो होती है वो इनके पोर्टफोलियो में है, जो कि हाई मार्जिन गैस या हाई मार्जिन प्रोडक्ट माना जाता है। तो वो एक चक्कर है। दूसरी तरफ डेट रीपेमेंट वगैरह करेंगे तो उसकी वजह से भी इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे आगे जाते हुए। और तीसरी तरफ कुछ एक कैपेसिटी एडिशन FY26 Q2 Q3 से होगी, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। तो अगेन इसमें सब्सक्राइब की राय तो है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ज्यादा ध्यान में लगाइएगा। लिस्टिंग गेन के हिसाब से इतने बड़े लिस्टिंग गेन की यहाँ पे उम्मीद नहीं है, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इसमें लगा दीजिए। और अगर लिस्टिंग के दिन वापस से मार्केट का मूड मॉल ठीक रहा तो हो सकता है कुछ एक लिस्टिंग गेन देखने को मिले, लेकिन इसमें मेजर नजरिया लॉन्ग टर्म का रहे। मेजर नजरिया अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो लगा दें। लिस्टिंग गेन को लेकर के ये है कि हाँ मिल जाएगा। अगर बाजार का मूड अच्छा रहा तो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, अदरवाइज हो सकता है हल्का फुल्का लिस्टिंग गेन मिल जाए। यही कहना चाह रही मैम ना? जी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये राय आप लोगों के लिए है। अब जरा दिग्गज जो आईपीओ खुलने वाला है कल से, काफ़ी चर्चाओं में है, क्या हर्ष क्या कह रहे हैं आंकड़े, नंबर? बिल्कुल, तो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ आने जा रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल की हम लोग बात कर लेते हैं। 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है यहाँ पर। और देखिए मैं आपसे अपने व्यूअर्स के साथ भी हमने साझा किया था यहाँ पर पहली प्लेट जो है इसकी, वो एक बार हम लोग अगर फ्लैश करें आके, हालांकि इशू प्राइस बैंड में मैं पहले बताया था 700 रुपये से लेकर 740 रुपये प्रति शेयर का भाव है। लॉट साइज की बात करें 20 शेयर्स होंगे यहाँ पे। अगर टोटल इशू साइज की हम लोग बात करें यहाँ पर तो 16.89 करोड़ शेयर्स होंगे, यानी कि 12,500 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इशू में 3.37 करोड़ शेयर्स हैं, यानी कि 2,500 करोड़। और ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर आप करीब 10,000 करोड़ का यहाँ पर 13.5 करोड़ के आसपास के यहाँ पे शेयर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्रे मार्केट में जो स्थिति है इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है। यहाँ पर आप ये देखिए कि बहुत सारे, अगर सितंबर की हम लोग बात करें यहाँ पर तो जनवरी 2024 में जो इसका प्राइस था वो 600 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर सितंबर में आ जाते 1450 रुपये का हो गया, जबकि प्राइस बैंड इसका 700 रुपये है। तो बहुत सारे ऐसे भी निवेशक रहे जिन्होंने ग्रे मार्केट में एक ऊंचे भाव पे खरीदारी करी, लेकिन अब जो प्राइस बैंड है वो 700 के आसपास है। हालांकि ग्रे मार्केट में इसमें अभी फिलहाल के लिए एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एसेट्स की बात करें 2023, 24 और 25 के मामले में तो 17,000 करोड़ के आसपास था। 2024 में 92 करोड़ से ज्यादा का निकलता हुआ, 92,000 करोड़ से आगे निकलता हुआ दिखा, और 1 लाख करोड़ 2025 में उसके पार निकल गया। रेवेन्यू के मोर्चे पे हम लोग बात करें 2023 में 12,500 करोड़ के आसपास था, 2024 में
14,171 करोड़ के आसपास आया। 2025 में 16,500 करोड़, 16,300 करोड़ के आसपास आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पे अगर हम लोग देखें तो ये लगातार हल्का हल्का स्लाइटली बढ़ता हुआ दिखा है। 1900 करोड़ से यहाँ पर आप देखिए 2025 में 2,175 करोड़ के आसपास आया। हालांकि 2024 में ज़्यादा था, उससे ये घट गया यहाँ पर। एबिटा में अगर आप देखें यहाँ पे तो एबिटा में भी बढ़त देखने को मिल रही है, लगातार 6,000 करोड़ से बढ़कर 9,000 करोड़ के आसपास पहुंचता दिखा। बोरिंग की बात करें आप यहाँ पर तो देखिए 2023 में 54,800 करोड़ के आसपास था, 2024 में 74 करोड़ के आसपास आया और अब 87,397 करोड़ के पास पहुंच गया है। ठीक, आस्था मैम, बहुत चर्चा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग व्यू बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, टेलीग्राम, इस तरह के जितने आईपीओ जिसकी हाइप ज़्यादा हो जाती है ना, वो हम देखते हैं कि उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है। चर्चाओं में ज़्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, पर रिटर्न में नहीं आ पाते हैं। एचडीबी से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, देखा जाए तो इनका ब्रांड फ्रेंचाइजी तो नो डाउट काफी स्ट्रांग है और इनका जो वाइड रीच है, ओमनी चैनल पेरेंटेज काफी अच्छा है। अब ये जो ला रहे हैं प्राइस टू बुक मल्टीपल 3 से ज्यादा का है, तकरीबन 3 के आसपास, और मैं FY26 के आसपास इसका लूं, यानी कि फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी लूं तो 2.86 के आसपास का प्राइस टू बुक मल्टीपल आता है, क्योंकि हम एनबीएफसीज को हमेशा प्राइस टू बुक मल्टीपल रेशियो पे ही जज करते हैं। तो इन्होंने टेबल पे इतना ज्यादा नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पे लगाने की सलाह है। सबसे पहले क्लीन एंड क्लियर सलाह है कि सब्सक्राइब करिए इस आईपीओ को, लेकिन स्मॉल लिस्टिंग, लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है, उस हिसाब से लगाइए। और लिस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी इसमें लगाया जा सकता है। दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह रहेगी, लेकिन बहुत बड़े बड़े गेन की उम्मीद यहाँ लिस्टिंग पे ना करें, मेरी ये राय रहेगी। मतलब ये है कि आईपीओ में अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं। और दूसरा मैम, क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फिर स्ट्रेटजी अगर कोई प्लान करनी हो, कि इतने बड़े समूह की कंपनी है, वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लगाना ही, मतलब इसमें हमारी तरफ से सब्सक्राइब है, प्योर रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रहा तो बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और लिस्टिंग डे के दिन भी हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत गेन यहाँ पे होता हुआ नजर आना चाहिए। जियो के साथ कोई कंपैरिजन करना सही रहेगा या नहीं करना चाहिए? जी, आपने किससे मैंने कहा कंपैरिजन जियो की? फाइनेंशियल जैसे जब आया था तब वो भी एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा था, बहुत उम्मीदें थी। एचडीबी फाइनेंशियल भी एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है, एचडीएफसी बैंक का। तो एक जेन्युइन कंपैरिजन बनता है, तो क्या कंपैरिजन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए एचडीबी फाइनेंशियल मैं जियो के मुकाबले में तो इससे थोड़ा बेटर ही मानूंगी। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल करा जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो मैनेजमेंट, प्रमोटर बैकग्राउंड, पेरेंटेज, सब कुछ एचडीबी फाइनेंशियल का अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से तो ये अच्छा लग रहा है स्पेस। बस एक ही चीज है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम करते थे तो और इसमें बढ़िया मतलब रिकमेंडेशन लिस्टिंग गेन के लिए निकल के आती थी। लेकिन फिर भी सलाह तो यही है कि जितने भी हमने आईपीओ डिस्कस किए उसमें से टॉप प्रायोरिटी पे एचडीबी फाइनेंशियल रहेगा। इश्यू साइज भी बड़ा है, अलॉटमेंट के चांसेस भी मिलेंगे, क्योंकि एक आईपीओ तभी सक्सेसफुल होता है विपुल जी जब अलॉटमेंट आते हैं। छोटे साइज का आईपीओ है, अब वो कितना भी बड़ा लिस्टिंग पे हो जाए, लेकिन अलॉटमेंट उसमें होंगे नहीं, क्योंकि शेयर्स ही इतने कम है, तो वो फिर इतना सक्सेसफुल आईपीओ नहीं माना जाता। तो जब बड़े साइज के आईपीओ आते हैं और वो लिस्टिंग गेन भी देते हैं, अलॉटमेंट भी उसमें अच्छे जाते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल आईपीओ माना जाता है और तभी प्राइमरी मार्केट का मूड भी सुधरता है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे एचडीबी फाइनेंशियल को रखनी चाहिए, जो भी हमने अभी 4 आईपीओ डिस्कस किए हैं उसमें। जी मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये संभव स्टील आईपीओ के ऊपर है मैम। अगर इसके एबिटा और हम लोग इसके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो ये लगातार पिछले कुछ सालों में 3 साल का जो आंकड़ा दिया गया वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स और क्या इसमें निवेश करने की सलाह रहेगी? देखिए 2 और आईपीओ खुल रहे हैं, एक तो इंडो गल्फ साइंस और संभव। तो इनके लिए मैं अभी पूरा मेरी स्टडी और रिसर्च बाकी है, क्योंकि इतने सारे आईपीओ थे, तो मैं अभी पूरा इस पे अपना मत बना नहीं पाई हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों भी ठीक ठाक आईपीओ होने चाहिए, बट स्टिल अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट अंडर प्रोसेस है। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। आपसे आगे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप समय दे पाए तो कभी। तो आपको थैंक यू। तो करने से पहले मैम आपने नंबर 1 तो बता दिया, 2 और 3 भी बता दीजिए, ताकि मतलब थोड़ा सा एक क्लैरिटी रहे, जिनके पास पैसे ज़्यादा हों, अगर वो 4 पे लगाएं या 2 पे लगाएं, 1 पे लगाएं, थोड़ा सा अगर आप एक लाइन का जवाब दे दें तो। देखिए एचडीबी फाइनेंशियल पे पहला प्रायोरिटी रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे एलन बेरी को भी रखा जा सकता है,
और तीसरे नंबर पे ग्लोब और चौथे पे कल्पतरू। लेकिन फिर भी सलाह यही रहेगी, कल्पतरू में वेट एंड वॉच कर लीजिए, लिस्टिंग होने के बाद फाइनेंशियल्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं तब उसमें कॉल लेना है। ग्लोब क्योंकि छोटा आईपीओ है, ऐसे आईपीओ अमूमन लिस्टिंग गेन दे जाते हैं, इसीलिए हमने कहा कि रिस्क ले सकते हैं तो देखिए, नहीं तो पहले नंबर पे एचडीबी और दूसरे नंबर पे एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस को रखा जा सकता है। ग्लोब और एलन बेरी दोनों एक ही समान लगते हैं, तो दूसरे तीसरे नंबर पे कुछ भी रखिए। चलिए ठीक है मैम, हर्ष आपका शुक्रिया, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर रहेगा आपकी तरफ से आज की पूरी चर्चा में बातचीत के दौरान? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने इसमें एडवाइस दी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि हम जो पीएमएस चलाते हैं एम पीएमएस के नाम से, उसमें से इनमें से कोई भी स्टॉक हमारे पीएमएस की होल्डिंग में हो। धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के। धन्यवाद मैम आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हर्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने दर्शकों से कहते हैं आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ने वाले हैं। उससे पहले ज़रा स्टिंग चला दीजिए, और फिलहाल के लिए आईपीओ अपडेट में इतना ही।